वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 8 जनवरी, वेडनेसडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल है। देखिए 4-5 आर्टिकल्स हैं। एक तो आर्टिकल इकोनॉमी पे है, जीडीपी के एस्टिमेशंस पे। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो अभी आपको पता है कि पूरा साल होने वाला है 23 और 24 का जो बजट होता है। ठीक है, जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर था उसका एक रिपोर्ट निकला है। ठीक है, ऑल तो बजट में सारी चीज़ें आएंगी आपकी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो चीज़ें बताई गई हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्या राइटर जो है जीडीपी के ग्रोथ रेट से रिलेटेड क्या बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल है कि यूजीसी की जो रेगुलेशंस है 2025 की, अभी कुछ ड्राफ्ट्स निकले हैं। ठीक है, कि यूजीसी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो वाइस चांसलर्स होते हैं ना, जो भी प्रिंसिपल होते हैं मेनली, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो उसके उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हम अभी भी जो है ना, हमारे जितने भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे एज अ वाइस चांसलर जो मेन हेड होते हैं, वो एक उनका जो बैकग्राउंड होता है ना, वो एक एकेडमिशियन ही होता है। दैट मीन्स जिन्होंने एक अकेडमी से ही अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर, उसी फील्ड वाले ही पर्सनालिटी को जो है हम वाइस चांसलर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी में वर्सेटाइलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर यहाँ जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं बाहर के कंट्रीज़ का, वेस्ट की कंट्रीज़ का। इसके अलावा ये चीज़ बता रहे हैं कि और भी कमीशन ने इस चीज़ को सजेस्ट किया है, जिस चीज़ को यूजीसी एक्ट अभी जो रेगुलेशंस ड्राफ्ट बन रहा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर एकेडमी बैकग्राउंड नहीं है, तो जैसे आप मान लीजिए सिविल सर्वेंट्स को ले लीजिए। ठीक है, तो जो बहुत ही 30 से 35 साल जो आईएएस ऑफिसर्स जो एज अ सेक्रेटरी लेवल या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे जो रिटायर होते हैं, है ना, उनको बनाया जा सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स दे रहे हैं, या फिर जो गवर्नर वगैरह हैं, ठीक है, या फिर किसी बहुत बड़े ओहदे पे ऑलरेडी थे, वो पोस्ट पे थे और उन्हें वाइस चांसलर बनाया जाए। तो क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है, जो स्टूडेंट्स के चेंजेस हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर वर्क उसी वर्सेटाइलिटी से करते हैं जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है। अगर हम एकेडमिक पर्सनालिटी से ही पर्सन को लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मोनोटेनस चीज़ बनी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके ऊपर क्या क्या है। और यहाँ पे सी राजा मोहन जी का है, इंटरनेशनल रिलेशन पे है। अभी एक्चुअली यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी मिस्टर जेक सुलीवन जो है वो विजिट पे आए हैं। ठीक है, और आपको पता है जॉय बिडेन के ये एडवाइजर हैं, जैसे अजीत डोभाल जी हैं हमारे अभी इस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वैसे ही यहाँ पे जॉय बाइडेन के सरकार में मिस्टर जेक सुलीवन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से यूएस से उनके टेन्योर में या बाइडेन के टेन्योर में किस तरीके से यूएसए और इंडिया का रिलेशन पिछले 4 साल में कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जीडीपी एस्टिमेशन है, जो मैंने शुरू में आपको बताया, सेम वैसे ही एडवांस एस्टिमेशन, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन आया है यहाँ पे जीडीपी का। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताइए कि क्या रीज़न है कि हमारे पास जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी है वो डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा, हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो स्टक क्यों हो रखा है, क्या रीज़न है, वो चीज़ें बता रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक वाटर साइकिल राइटर बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारा जो अर्थ का वाटर साइकिल होता है ना, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा क्लास 11th की ज्योग्राफी में, है ना, जो हम बायो सर्कल पढ़ते हैं, बायो साइकिल, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में आप देखना लास्ट वाला चैप्टर होता है बायोम के पास, जिसमें हम साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल या फिर वाटर साइकिल होता है, या फिर हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है ना। तो वो एक बार आप थ्योरी प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। तो सेम वही बता रहे हैं कि वाटर साइकिल कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, उस पर एक आर्टिकल है ये। ठीक है, तो ओवरऑल 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। और आप में से एक एस्पिरेंट ने ये क्वेरी करा कि मैम अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर देनी चाहिए या नहीं है। तो देखिए, अगर आपका मेंस का पोर्शन मेजरली बाकी है, जैसे एथिक्स हो गया, आपका ऑप्शनल है, तो और आपको ये भी डर है पहले प्री क्लियर नहीं हुआ है आपका, या फिर आपको लग रहा है जिस तरीके से एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है हर साल, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मॉडरेट रहिए। दैट मीन्स आप अपने जो मेंस के पोर्शन हैं अभी जैन और फेब तक कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, आपको थॉरोली मार्च, अप्रैल और मई का पूरा महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही प्री मत टच
टच करिएगा। आप थोड़ा बहुत, आप जैसे मान लीजिए 10 घंटे आप पढ़ते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर 2 घंटे का स्लॉट और बढ़ा दीजिए। सुबह का एक स्लॉट 1 घंटे का, शाम को 1 घंटे का। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मेंस का टाइम है, आपका जो ऑप्शनल जा रहा है, आपका जो एथिक्स का पेपर है, उसमें आप दीजिए। आप मेंस आंसर राइटिंग अगर आप में से कर रहे हो तो आप इसको देते रहिए। साथ के साथ आप जो है शाम को 2 घंटे अगर निकाल रहे हो, 2 घंटे तो थोड़ा सा और बढ़ाओ उसको, ठीक है, 2 से 4 घंटे का निकालो। अगर पहले से ही आप में से अगर पहले से ही शुरू कर दिया हो तो आप 1 स्लॉट या 2 स्लॉट प्री बेस्ड शुरू कर दो। मैं ये बोलूँगी आपको। ऐसे मत रखिएगा बिल्कुल ही आप फेब तक बस मेंस में लगे हो, फिर प्री नहीं उठ रहा। तो वो लास्ट में क्या होता है ना, जैसे ही आपका फॉर्म निकलेगा ना फेब में, आपकी एंजाइटी शुरू हो जाएगी। सबके साथ होता है, डर लगता है, फिर ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा, आप याद रखना, मार्च आते आते ऐसा लगेगा कि यार इस साल तो प्रिपेयर नहीं हो रहा, 2 महीने में नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ईयर दे दूंगा या दे दूंगी। ये सबके साथ होता है। इसलिए उस डर से बचने का एक ही तरीका है, आप अभी से टच करिएगा अपने मेजर पोर्शन जो है, पॉलिटी है या फिर प्री के भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो अभी आपके ढंग से कवर नहीं हुए हैं या फिर आपने रिवाइज नहीं किया है, जैसे हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो आपने रिवाइज सही से नहीं करा, आपको लग रहा है, वो अभी उठा लो ताकि जनवरी और फरवरी तक वो कवर हो जाए। फिर मार्च आपके पास है, अप्रैल आपके पास है, जो आपके अच्छे से हो रखे हैं उनको गो थ्रू करो, टेस्ट साइड बाय साइड, क्योंकि मार्च अप्रैल आते आते आपका मीन्स कम हो जाएगा। और मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगी, पता है अक्सर स्टूडेंट एस्पिरेंट सारे हम गड़बड़ करते हैं। मेंस को बिल्कुल ही है ना, आप मार्च तक आते आते ना ख़त्म ही कर देते हैं। अप्रैल और मई में तो बिल्कुल ही, मेरे हिसाब से ना, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, आप दिन में भले मान लीजिए 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर प्रीलिम्स आते आते 14 घंटे पढ़ रहे हो, आप दिन में एक्सरसाइज निकालते हो ना 45 मिनट्स, 1 घंटा 1.5 घंटा, वैसे कम से कम 1 घंटा ना आप अपना मीन्स के लिए, जैसे आंसर राइट कर लिया, आप मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन लिख लिए, बस कुछ नहीं करा आपने, ऑप्शन क्लास कुछ नहीं करा, मेंस के आंसर लिख लिए, ऑप्शनल के 3-4 आंसर्स लिख लिए। तो ये जो टच है ना, वो बना रहना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। क्या होता है, आप अगर मान लीजिए अभी छोड़ दोगे ना मीन्स, जैन गया, फेब गया, मार्च, अप्रैल, मई, फिर सीधा जून में जाके आप निकालोगे ना, तो 4-5 महीने का इतना बड़ा गैप ना, ह्यूज है ये मेंस के लिए। तो थोड़ा करते रहो आप, ठीक है, टाइम कम कर दो, प्रेफरेंस बढ़ा दो रेशियो। जैसे अभी मेंस का अगर आपका 70:30 है, तो आप 60:40 कर दो। जैन निकलते निकलते 50-50 कर दो। फेब निकलते निकलते भैया आप इसको 40 और 60 कर दो। मार्च आते आते इसका 20 और 80 का रेशियो कर दो। फिर 10:90 कर दो। लेकिन किसी को 0 पे मत रखो। ट्रस्ट माई वर्ड, अगर किसी को बिलीव है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस की रेगुलरिटीज़ के बेसिस पे जज करोगे, क्योंकि ये कॉमन माइंडसेट है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, और बहुत रीजंस हैं मेरे ना रेगुलर वीडियोस डालने के। देखिए अभी कुछ चीज़ें मैं पर्सनल शेयर नहीं कर सकती, कुछ है जो चीज़ें नहीं बोल पा रही हूँ मैं, और ऐसा कोई भी नहीं हो। जैसे अभी आपने रिसेंटली न्यू ईयर के फर्स्ट में बहुत लोगों ने बोला मैम आप छोड़ दो वीडियो बनाना जब नहीं बन रहा, बहुत ही हार्श वर्ड्स थे आपको पता भी नहीं है कि बैकग्राउंड में किसी पर्सन के साथ क्या चल रहा है, वो क्या फेस कर रहे हैं, है ना। और किसी को तुरंत जज करना, क्योंकि मैं देखो कोई यूट्यूबर तो नहीं हुई, मैं कोई अर्न तो नहीं कर रही इस बेसिस पे, या फिर मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे टीचर बनना है और इसलिए मैं सबको पढ़ाऊँगी, नहीं, मेरा कोई मोटिव नहीं है इसको बनाने का। मुझे अच्छा लगता है बस एक्सप्लेन करने का, पढ़ाना अच्छा लगता है, और उसके भी बहुत रीज़न्स हैं। बाकी खैर कोई नहीं, बट बस आपको यही बोलूँगी कि उस दिन तो मैंने नहीं बोला, बट एक चीज़ बोलूँगी कि किसी को भी बोलने से पहले ना, जज करने से पहले थोड़ा सा शायद 2 सेकंड सोच लेते कि कुछ होगा ज़रूरी, शायद, है ना, कुछ तो रीज़न है। बाकी खैर कोई ना, बाकी जो भी है आपने पूछा एग्ज़ाम्स के लिए, खैर आप शुरू कर दीजिए, बस मैं ये बोलूँगी, ठीक है। तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो है ना इकोनॉमी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी रेट की बात बता रहे हैं। जैसे आपको पता है 2024-25 का टेन्योर जो है शुरू होने वाला है। अभी एंडरसन ने अपनी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशंस निकाला है कि पहले जो है, अब पहले के कंपैरेटिवली आने वाले टाइम पे जो ग्रोथ है वो किस लेवल पे एक्सपेक्ट होगा। कोई एंडरसन कह रहा है 6.4 होगा, है ना, लेकिन यहाँ पहले से अगर आप देखोगे तो पहले 5.4 लेवल जीडीपी बताई जा रही है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जो अभी का रिसेंटली पिछले 3 से 6 महीने का जो क्वार्टर निकला है लास्ट,
ठीक है। और तो देखिए ये जो डेटा है ना, ये अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है जो बजट में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी इस चीज़ को याद रखने के लिए। बाकी जो लास्ट में एक आर्टिकल है वो हम कर लेते हैं। इसमें ऑल दो सारी डेटा ही हैं कि क्या है, कितना कंजम्पशंस है, क्या कितना बड़ा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। ठीक है, देखिए यहाँ एक ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है कि राइटर बता रहे हैं जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे राइटर एक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं कि अगर एल्बर्ट आइंस्टीन होते ना, तो अगर हम ये सोचते कि उन्हें एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाए तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन वो नहीं है जो हमारे कॉलेज की या जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वाइस चांसलर बनने की क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक केस भी हुआ था मद्रास हाई कोर्ट इन कल्याणी माधवन 2015 में। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी, इंडिया की यूनिवर्सिटी में ना वाइस चांसलर की जो पोस्ट है, बेसिक नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनमें वाइस चांसलर्स के लिए आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़्यादा कंपल्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकली है, जिसका टाइटल है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक टीचर्स के लिए, एक एकेडमिक स्टाफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाने की ज़रूरत है, जो राइटर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे 2005 से ऐसा है कि जैसे 2005 में जॉन हुड करके हैं जो कि एक बिजनेसमैन थे। अब सोचिए राइटर बताना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन का वाइस चांसलर बनने से क्या रिलेशन है, लेकिन उन्हें बनाया गया क्योंकि उनके पास वो टैलेंट है, एक वर्सेटैलिटी है, एक डाइवर्सिटी है उनके पास एकेडमिक फील्ड के एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हाई ओहदे पे, हाई पोस्ट पे आप होते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो उस फील्ड में, आपके जो एक्सपीरियंस है आप उसमें उसको ब्लूप्रिंट में निकाल के लाओगे, निखार के लाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ राइटर बता रहे हैं, ये चीज़ हमारे जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि वर्सेटाइल लीडर्स नहीं हैं यहाँ पे, सिर्फ जो वाइस चांसलर्स होते हैं वो जस्ट एक टीचर होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि देखिए वाइस चांसलर जो होते हैं ना, वो ब्रिज का काम करते हैं एकेडमिक विंग्स का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो वाइस चांसलर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और डिफरेंट करिकुलम या डिफरेंट फील्ड से होंगे, उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज की जो ग्रोथ है, उनका जो करिकुलम है, वो उतना ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे राइटर एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखिए, आप इसको ही छोड़ो, हाँ, जैसे यहाँ राइटर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये 11 सर्च कमेटी के मेंबर हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा जब हमें कैंडिडेट को सर्च करना था कि किस कैंडिडेट को हमें जो है वाइस चांसलर्स के लिए यहाँ पे ले, कि सीनियर पोजीशंस पे हैं उन्हें इनवाइट करें, या किस तरीके से हमें न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देना है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल तो हमारे पास काफ़ी वर्सेटाइल में हैं लोग जो अलग अलग फील्ड के, लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशंस में ये एक क्वालिफिकेशंस बेस्ड जो है रिक्रूटमेंट करने का एक जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे वाइस चांसलर्स के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, राइटर का ऐसा कहना है। और ये पहली बार नहीं है कि राइटर इस चीज़ पे पहले बात कर रहे हो। कोठारी कमीशन करके 1964 में इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया था कि जो एक जो पर्सन विजन, जिसके पास एक विजन है ना, बस वो एक एबिलिटी और वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो है एक डिस्टिंक्ट, ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके पास डिस्टिंक्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हो या एकेडमिक उसके पास PhD करा हुआ रिसर्च का, या फिर मान लीजिए हायर आर्टिकल्स, नेशनल पेपर्स पब्लिश का, उसके पास एक्सपीरियंस हो तभी वो वाइस चांसलर बन पाएगा, ऐसी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे राइटर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए बहुत बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। सिविल सर्वेंट में IAS ऑफिसर जो मेनली सेक्रेटरी के लेवल पे रिटायर हुए हों, या फिर आप मान लीजिए IFS ऑफिसर जो फॉरेन एम्बेसी में काम करते हों। ठीक है, उनका हाई कमीशंस का एक्सपीरियंस रहा हो, तो उन्हें जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मिस्टर K नारायण ने काम किया। ठीक है, जो आगे जाके इवेंचुअली
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हमीद अंसारी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है वाइस चांसलर बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि AMU के में ब्यूरोक्रेट जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद हमीद जी, सैयद हशीम अली, महमूद रहमान, नसीम अहमद, ये सारे बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। अब जैसे जनरल MA जाकी इन जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, ठीक है। तो ये इन जैसे यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग फील्ड के, सोचो कहाँ ब्यूरोक्रेट और कहाँ एक ब्यूरोक्रेट एज अ वाइस चांसलर, समझ रहे हो आप, तो कितना ज़्यादा फील्ड। अब ये अपने फील्ड का एक्सपीरियंस को जब प्रैक्टिकल में अपने एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं, अपने जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी के, उसमें अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक कितना रॉ और कितना एक ऑथेंटिक एक वे होगा स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये जो क्रूशियल अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स का जो है ऑटोनॉमी, एक्चुअली हमारे पास देखा गया है कि यहाँ पे मेनली कई बार गवर्नमेंट का बहुत रोल रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बार जजमेंट में भी डॉक्टर प्रेमचंद्रा कीलोत 2023 में भी जो है बताया गया कि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है UGC जो है, और ये पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो है ये वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करती है, ठीक है। लेकिन ये कई बार देखा गया है कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होना भी जो है कहीं ना कहीं लूप होल या माइनस का काम करता है। 1996 में ऐसे ही जो है देखा गया कि जैसे कॉमनवेल्थ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट सर्विस ने बताया है कि 55% ऑफ एशियन यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर अपॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होते हैं। 18% ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ही रिक्रूट करती है जितने भी वाइस चांसलर रिक्वायर होते हैं। 1/5 ऑफ द 27 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा ही पिक किए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एशियन की कंट्रीज़ में मेजॉरिटी ऑफ वाइस चांसलर्स ना एज़ कम्पेयर वेस्ट के, है ना, उनका खुद का कंट्रोल होता है। लेकिन ये चीज़ जैसे अफ्रीका में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, वहाँ पे अलग अलग फील्ड में अलग अलग अथॉरिटीज़, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। UGC को बता रहे हैं, जो UGC का ड्राफ्ट 2025 का तैयार हो रहा है, हमारे जो है प्रेसिडेंट एज अ चीफ, एज अ जस्टिस जो भी हैं, या गवर्नर हैं, चांसलर हैं, वो भी बन सकते हैं वाइस चांसलर्स के फॉर्म में। वर्सेटाइलिटी, एक डिफरेंट डाइवर्सिटी मिलेगी फील्ड में, ठीक है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था UGC के लिए। बाकी चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र JK सुलिवन विजिट पे आए हैं इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर 3 चीज़ों पे हाईलाइट कर रहे हैं जो बायलैटरल रिलेशंस रहा है US से और इंडिया का। पहली बात तो बाइडेन के टेन्योर में सुलिवन्स के द्वारा वाइट हाउस से दिल्ली के लिए काफ़ी हायर लेवल तक के जो डिटर्मिनेशन है वो दिखाया गया है इंडिया US के रिलेशनशिप को बनाए रखने में। स्पेशली अगर आप बाइडेन के टेन्योर में देखोगे तो इन्होंने मेनली टेक्नोलॉजी कॉपरेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट में काफ़ी फोकस किया है। और अगर टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो अभी रिसेंटली बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, सेमीकंडक्टर, स्पेस, ग्लोबल इकोनॉमी, इनके साथ बढ़ते हुए और इनसे बियॉन्ड चीज़ों पे जैसे इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, रिसर्च कम्युनिटीज़ पे काफ़ी हद तक फोकस किया। और आपको पता भी होगा पिछले 10 साल में, है ना, पिछले 10 साल के अंदर में ना, जब से NDA गवर्नमेंट की बहुत खासियत है, एक तो इन्होंने ना इंफ्रा पे काफ़ी फोकस किया और इन्होंने रिसर्च, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इंडिया को आगे रखना, है ना, साइंटिफिक फील्ड में आगे रखने में काफ़ी इस गवर्नमेंट ने अपना जो है एक बहुत बड़ा एक रोल निभाया है ना। सेम इसके साथ साथ जो है राइटर बता रहे हैं कि क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको ISET बोलते हैं, उसमें सुलिवन ने हमारे जो नेशनल एडवाइज़र है अजीत डोभाल जी के साथ काफ़ी हद तक जो है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव साथ दिया है, ठीक है। और जैसे अगर आप बात करोगे ICAT के अंडर में ना काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली इकोनॉमी में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो रहा है टेक्नोलॉजी में पिछले लास्ट 4 डिकेड से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंडिया पैसिफिक में इंडिया और USA का रिलेशन बढ़ना एक बहुत बड़ा चेक है फॉर द डोमिनेंस ऑफ चाइनीज़ इन द एशिया रीजन, ठीक है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न इमेजिनेशन ऑफ अमेरिका जो है, अगर आप देखोगे कि इंडिया और USA का अगर आज से 20 साल पहले का अगर इंडिया US का रिलेशन देखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग था। आपको पता है US ने मोस्टली जो है ना यहाँ पे इंडिया के साथ नॉन प्रोलिफरेशन जो लॉ होता है, ट्रीटी होती है, उस पर साइन करने के लिए इंसिस्ट किया, यानी न्यूक्लियर पावर जो है, ठीक है,
एक्चुअली क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना यूएसए हो गया, जर्मन हो गए, जापान हो गए, इन सारे नेशंस ने डेवलपिंग नेशंस को ये फोर्स किया कि भैया आप जो है, अब वर्ल्ड वॉर में इतनी ज़्यादा हानि हुई है तो अब आप में से कोई भी नेशन न्यूक्लियर पावर्स को जो है टेस्टिंग नहीं करेगा, न्यूक्लियर पावर को नहीं बढ़ावा देगा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज डिजास्टर होता है ह्यूमन मेन के लिए। लेकिन इंडिया को करना था, क्योंकि इंडिया जो है अपने नेबरहुड, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, इनको काउंटर करने के लिए अपने पास न्यूक्लियर पावर जो है, अपने पास एक अलग अथॉरिटी रखना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1970 से ही काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रही थी इंडिया और यूएसए की। इंडिया का काफ़ी नज़र था, है ना, और सिर्फ सोवियत यूनियन, यानी उस समय सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर जो कि 1990 में बिखर गया, यूएसए सोवियत यूनियन ही था एक जो हमारी सपोर्ट में था, ठीक है। और इवन 1960 में अगर आप बात करोगे ना, तो 1960 में जॉन कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट किया कि इंडिया को जो है अपने नॉन प्रोलिफरेशन में जो है, इसके अलावा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन करके उसे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना चाहिए। वो एक अच्छे, मतलब एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया यूएसए में। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट आए कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इंडिया के लीडर्स कम नहीं थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हो या राजीव गांधी जी के टाइम पे इस चीज़ को बहुत जल्दी भाप लिया गया था, क्योंकि आपको पता है 1962 का वॉर है, 1964 का वॉर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के वॉर जो है उसने हमें ये चीज़ सिखा दी थी कि इंडिया को अगर इन नेशन से अगर अपने आप को सेफ बना के रखना है, पाकिस्तान और चाइना से, तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फाइनली 1998 में जो है हमने इस चीज़ की टेस्टिंग करी थी यूएसए के नाक के नीचे से, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है, ब्रेक थ्रू था हमारा, है ना। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो 2000 के आसपास प्रेसिडेंट बने थे, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो 2005 से 8 के बीच में काफ़ी रिलेशन वापस नेगोशिएट में होने लगा। ऑल्दो इस टेस्टिंग की वजह से काफ़ी नाराज़ था यूएसए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो दिखी, वो चीज़ें बदलती गई, ठीक है। उसके बाद से लेकर अभी जॉय बाइडेन, उससे पहले ट्रंप का जो टेन्योर है ना, और अभी पिछले 10 साल पे ट्रंप जी के टेन्योर में भी और बाइडेन जी के टेन्योर में भी नरेंद्र जी मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, स्पेशली आईसीएटी के लिए, है ना। तो काफ़ी प्रोग्रेस के बाद सुलिवन और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी हैं, है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा बाइडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के साथ, है ना, यूएसए और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, कॉपरेशन को बढ़ा के रखा है, मेंटेन रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है, ये चीज़ बता रहे हैं। और इसके अलावा इवन इंडिया ने भी जो है, देखिए यहाँ पे राइट एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिए इंडिया को कुछ लेवल पे और काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने अभी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को अपडेट नहीं किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर यूएस की कोई कंपनी न्यूक्लियर से रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में आके करना चाह रही है ना, तो वो बैन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा रिलेशन खटासी होता है, तो आपको यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत है। 20 साल हो चुके हैं, यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वॉशिंगटन के साथ और रिलेशंस को बेटर करने के लिए यहाँ पे इंडिया को काम करना होगा। इसके अलावा एआई की इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, एआई रिक्वायर मैसिव अमाउंट में, हमने क्लीन एनर्जी, सारी चीज़ों में हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ट्रम्प के टाइम पे भी मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्नो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस करे, है ना, यूएसए के साथ। तो अब देखिए आने वाले टाइम में अब ट्रम्प क्या इस चीज़ को और एक्सपेंसिव करेंगे और इस चीज़ को एंडोर करेंगे, क्या है वो तो टाइम बताएगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ तो हमें क्लियर है, ट्रम्प को जो है चाइना का डोमिनेंस नहीं पसंद है, कभी भी नहीं पसंद है। वो जब 17 से 21 के टेन्योर में थे, चाहे वो अभी का टेन्योर हो, है ना। तो होप्स तो थोड़ा सा फेवरेबल ये इंडिया के लिए होगा, लेकिन बाकी टाइम बताते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि बाइडेन के टाइम पे जो नेशनल सिक्योरिटी सुलिवन थे, जो अभी विजिट में आए हैं इंडिया का, काफ़ी फिनोमिनल वर्क किया इन्होंने, काफ़ी फिनोमिनल वर्क किया है इंडिया यूएसए के रिलेशन में, ठीक है। देखिए इस आर्टिकल में ना क्या है, जीडीपी के एस्टिमेशंस के बारे में बताया गया है कि अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशंस रिलीज़ हुआ है, ठीक है, 2024-25 का, कि पिछले साल कितना रहा है, क्या इकोनॉमी की ग्रोथ रही है, ताकि आने वाले टाइम पे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट एक्चुअली निकाला किसने है, ये निकाला है मॉस्पी ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, जिसने इसमें जीडीपी की ग्रोथ के बारे में बताया कि इन्होंने कहा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से हमारी जो ग्रोथ है वो 9.7% की रखी मानी गई है, ठीक है। और ये जो है अब धीरे धीरे और बढ़ेगा, ठीक। और इसके अलावा जो हमारा अगर ट्रिलियन ग्रोथ में देखोगे तो 3.8 ट्रिलियन की हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की। ऑल्दो अगर आप बात करोगे रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल, देखिए रियल जीडीपी क्या
होता है जिसमें हमारे जैसे मान लीजिए 1 साल या कोई भी कितना भी टेन्योर पीरियड ले लीजिए, मान लीजिए 1 साल 2024 से 25 के बीच में हमने जितने भी प्रोडक्शंस प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसमें बिना प्राइस के जो भी महंगाई बढ़ी, ठीक है, जो भी महंगाई बढ़ी या जितना भी इन्फ्लेशन हुआ उसको एडजस्ट करके जब हम जीडीपी निकालते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये था, अब इसमें देखते हैं इसका इन्फ्लेशन पिछले 1 साल में 20 रुपये बढ़ा है, तो 20 रुपये इन्फ्लेशन है, यानी 80 रुपये का इसका प्रोडक्ट था, 20 रुपये इसका इन्फ्लेशन हुआ है, तो 80 रुपये, तो कितनी ग्रोथ बढ़ी इसकी, तो दैट इज अ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जिसमें बिना एडजस्ट के हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है, यानी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए डेटा मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि हमें अभी फाइनल इसका वेट करना है, क्या बोलते हैं, बजट का, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन कुछ यहाँ पॉइंट्स अच्छे बताए, जैसे इन्होंने कहा है कि जीडीपी कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे 4 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना चाहिए कि हमारा पैसा जो है वो खर्च कहाँ हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम इंडिविजुअल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 60% जीडीपी है हमारी इन्हीं 2 चीज़ों में। जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो डेली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे सैलरीज में होती हैं। इसके अलावा फाइनल कंजप्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से 10% का है। इसके अलावा यहाँ पे हम प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए खर्च करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा रोड्स, कंपनी, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, है ना, इन सारे इक्विपमेंट्स को बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा काफ़ी हद तक हमारा 30% ऑफ जीडीपी जो है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नेट एक्सपोर्ट और नेट स्पेंडिंग है, रिजल्ट ऑफ इंडियन स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स फॉर द इंजीनियरिंग, फॉरेनर स्पेंडिंग ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। देखिए नो डाउट आपको पता है हमारा एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट आज भी ज़्यादा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डेफिसिट में, क्योंकि इंपोर्ट इतना ज़्यादा हम कर लेते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जितना भी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पीसीएफ यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की हम बात, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडियंस के द्वारा अपने पर्सनल कैपेसिटी में जितना ज़्यादा खर्च किया जाता है वो एक जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, और ये मेनली 7.3% रहा है इस साल। पर्सनल जैसे कि मान लीजिए 4 व्हीलर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर लेना है, ये पर्सनल चीज़ें हो गई ना, पर्सनल खुद की ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे प्लेयर्स इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट कैन पोटेंशियली स्पेंड एक्सेस ऑफ देयर इनकम्स। इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है गवर्नमेंट के स्पेशली बोरो करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की ओन स्पेंडिंग है ना वो 4.2 से, ठीक है, 4.2 हो गई है जो खर्च करने की है, जो चीज़ आपकी पहले 3.1% ही थी, यानी आपका 1 जो है सीधा सीधा आपका ग्रोथ हो गया है, खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ गई है गवर्नमेंट की। तो इससे लोन भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी की अगर हम बात, इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है कि हमारा जो बिज़नेस है, प्राइवेट बिजनेस, वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ऑल्दो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, ठीक है, और करंटली हमारा जो एक्सपेक्टेड राइज है वो 6.3 है, ऑल्दो पहले ये 5.3 था, है ना, और इसको बढ़ने की उम्मीद है। और नेक्स्ट अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो नो डाउट देखिए एक्सपोर्ट हमारा नेगेटिव है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारा इंपोर्ट हम ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है। तो आगे बाकी देखते हैं कि पहले से तो इन्होंने बोला है कि इतना खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल पेंडेमिक के कंपैरेटिवली जीडीपी काफ़ी अच्छा बेटर ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो बाकी हमारा बजट में होगा, देख लेंगे हम उसमें, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल, ये राइटर बता रहे हैं कि देखिए क्लाइमेट चेंज से हमारा जो वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल होता क्या है, आपका अर्थ है, आपको पता अर्थ की 70% वाटर ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ परसेंट आपका जो ग्लेशियर्स में है, कुछ परसेंट आपके वाटर अंडरग्राउंड में है ना। तो आपका 70% वाटर और 30% जो है आपका लैंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी जो है एज अ गैस के फॉर्म में, सन जब जैसे जैसे सूरज की रोशनी जितनी ज़्यादा पड़ेगी, गैस या वेपराइजेशन होके जो है वापस ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन होता है, कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस ये पानी नीचे आता है, ठीक है। वापस ये रिवर्स में, ओशंस में जाके फ्लो होता है, अंडरग्राउंड में जो है रिचार्ज के फॉर्म में वापस गेन होके कुछ सॉइल्स के द्वारा, कुछ जो है प्लांट्स के जो तने होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वापस पूरा साइकिल चलता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि कम से कम 7 से 8% जो ये साइकिल चलता है ना वाटर का, 7 से 8% इम्पैक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज से। और ये किसने बताया है, 2024 की ग्लोबल वाटर
मॉनिटर रिपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे टीम्स ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, जर्मनी ने मिलकर इस चीज़ को रिपोर्ट पब्लिश करी है। ठीक है, तो ये पूरा वाटर साइकिल बताया कि वाटर साइकिल कैसे चलता है, आपको पता है, वही जो मैंने अभी बताया कि पूरे ओशंस में वाटर जो भी हैं वो एज अ गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। ठीक है, ड्रॉपलेट्स होने के बाद क्लाउड्स बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये भारी हो जाएगा वाटर प्लेट ड्रॉपलेट्स, उसके बाद ये नीचे गिरेगा, है ना, और फिर वो नीचे गिरने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, कुछ पेड़ों में जाके गिरते हैं, फॉरेस्ट एरिया में गिरता है, कुछ लैंड में गिरता है, कुछ रिवर में गिरते हैं, फिर ये सारे मिलकर ओशन में जाके गिरते हैं, कुछ सॉइल ले लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, यही ओवरऑल इस रिपोर्ट में था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और फाइनली बस जाते जाते मैं ये बोलूँगी कि देखिए ये है कि आप ना अब जो आने वाला टाइम भी है ना प्रीलिम्स के लिए, एक चीज़ याद रखिए, पढ़ाई अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, लेकिन ना आप अपने सभी लोग मेंटल पीस को, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आपका फिफ्थ अटेम्प्ट हो, आपका 9th हो या कोई सा भी अटेम्प्ट हो, डजेंट मैटर। ठीक है, मेंटल पीस नहीं है ना जिस चीज़ की कमी हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होके आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आपने फेस किया होगा। मेंटल एनर्जी, मेंटल पीस को नहीं तवज्जो दिया जाता है, पता भी नहीं है ना। उनको बोलोगे कि मुझे काउंसलिंग लेनी है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या मुझे एंजाइटी फील होती है, तो वो कहेंगे हमारा बच्चा पागल हो गया है ना, इतना पढ़ लिया कि पागल हो गया है। तो खैर हम उनको तो नहीं समझा सकते, लेकिन एज अ एस्पिरेंट, फेलो एस्पिरेंट्स, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ कि मेंटल पीस अगर नहीं रहा ना, अच्छा किसी भी रीज़न से बिगड़ सकता है यार। वो आपके फैमिली की वजह से हो सकता है, सोसाइटी की वजह से हो सकता है, रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, आपके पर्सनल करियर की वजह से हो सकता है कि ऐसा लग रहा है आपको स्टक हो गया है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा अगर इस यूपीएससी के प्रिपरेशन में रह रहे हो ना, आप में से कोई भी, तो आप मेरी फीलिंग और अच्छे से समझ सकते हो कि स्टक फील होता है, ऐसा लगता है पानी ठहर गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रिपीटेटिव सेम चीज़ें हैं, है ना, और इस बीच में इतने सारे चीज़ें होती हैं। तो मेंटल पीस आप लोग बना के रखिएगा। और एक चीज़ और करूँगी, आगे से ना कभी भी सोचो आप लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हो यार, अगर नहीं भी हो तो इंसान तो है ना, पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो, जज करने से पहले ना मतलब थोड़ा सा सोच लेना चाहिए हमें। और गुस्सा आता है, लेकिन एक वे भी होता है बोलने का, बताने का। खैर कोई ना, बट मैं डेफिनेटली आप लोगों को ना अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मेरा मन है, मैं कभी करूँगी जब मुझे मौका मिलेगा और मुझे लगेगा, देखते हैं कब तक। मुझे लग रहा है आई थिंक इस बार लास्ट अटेम्प्ट होगा मेरा, अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बस ये लास्ट दूँगी, इसके बाद आई चेंज द फील्ड, बहुत हो गया। बाकी देखो आप लोग करो अपनी तरफ से, है ना, अपने मेरे जो भी इतने साल के एक्सपीरियंस होंगे, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। छोटे छोटे लेवल पे पता क्या होता है कि लोग बता देते हैं ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो, लेकिन कोई भी बात नहीं करता कि जब आप लंबे टाइम की प्रिपरेशन में रहते हो ना, आपको हर दिन बोझ लगने लग जाता है, ये दिन कट जाए, बस हो जाए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, वो एक बहुत सीनियर एस्पिरेंट्स समझ सकते हैं इस चीज़ को। खैर बाकी आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, माइंड को बहुत काम रखिए, जितना पीसफुल रहोगे उतना अच्छा है। आसपास के लोगों से जितने भी टॉक्सिक, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, दूर रहो, चुप हो जाओ। वो कुछ भी बोले ना, साइलेंट हो जाओ, अपने रूम में जाओ, रूम लॉक करो और पढ़ना शुरू करो। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, बाहर हो तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन बेस्ट हो, बाहर रह के भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ़ोन कॉल्स होते हैं, फिर वहाँ के सर्कल का फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत सारी चीज़ें, खुद पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे काम करने की। तो दोनों हैं, दोनों जगह में दोनों प्रॉब्लम्स हैं अपनी अपनी जगह। ठीक है, अपना ध्यान रखो। तो थैंक यू।